श्रोताओं, आप सभी को लुई ब्रेल दिवस पर बहुत बहुत हार्दिक ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डॉक्टर सुनील कुमार भारद्वाज हमारा सुंदर संसार मानवता पर। और अब एक और चर्चा मैं करने जा रहा हूं पवन पांडे जी से, जो कि रोडवेज विभाग नारनौल में कार्यरत हैं लिपिक के पद पर। तो हम जानेंगे कि लुई ब्रेल लिपि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और आज ही के दिन मैंने ये सोचा कि लोग जागें, समाज में जागरूकता हो, अवेयरनेस हो कि किस प्रकार से लोग भिन्न भिन्न क्षेत्र में सफल हो रहे हैं। लुई ब्रेल जी ने ऐसी लिपि हमें प्रदान की जिससे संसार की सभी भाषाएं पढ़ी और लिखी जा सकती हैं। तो पवन पांडे जी, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और पवन जी, आप बताएं थोड़ा सा अपने बारे में कि आप दृष्टिबाधित बचपन से थे जी, मतलब जन्म से या बाद में हुए? ये बीमारी तो वैसे जन्म से ही थी जी। मेरे अंदर ये जेनेटिक बीमारी है जी, जो मेरे नाना जी में थी। नाना जी से द्वैत में आई है जी। तो पहले तो थोड़ा दिखना मतलब बंद हो गया धीरे धीरे। हाँ जी। फिर अचानक ही 30-32 उम्र आया तो सारी आंखें अचानक ही चली गई। मतलब कि आपने कब से ऐसा महसूस किया कि आपको ये समस्या है? ये समस्या तो जब थोड़ा दिमाग आता है उसी समय से महसूस होती है। रात में तो रतौंदी थी, रात को अंधा पड़ता जी। तो किसी पड़ोस के लड़के से उनसे मतलब इतना वो नहीं हुआ, मतलब ज़्यादा दिक्कत महसूस होने की वो नहीं है। भाई रात को अंधा पड़े, रात को अधिकतर बच्चे अपने अपने घर पे ही रहते हैं जी। तो वैसे भी धीरे धीरे पढ़ते। यानी ये माने कि शुरुआती दौर में आप ज़्यादा नहीं समझ पाई समस्या के विषय में। हाँ। और आपको लगा कि एक कॉमन सी समस्या होगी, क्योंकि व्यक्ति को खुद को तो यह आभास नहीं होता ना कि दूसरे लोग कितना देख पा रहे हैं, उनको कितनी समस्या है। तो आपने सामान्य तौर पे ये महसूस किया कि शुरुआती दौर में आपको रात को दिक्कत होने लगी जी। और ये जैसा कि आपने बताया वंशानुगत आपको रही, नाना के परिवार में, यानी नाना को थी। और उसके बाद नाना के बाद हाँ, मेरे अंदर हम दो में आई, हम 4 भाइयों में थी ये बीमारी। हाँ, मतलब आपके अलावा मेरे 2 भाई और हैं। 3 भाई, तीनों में एक एक्सपायर हो गया, 2 भाई और उनमें है, उनमें भी है यही बीमारी। तो और मेरे दोहिते में भी ये बीमारी आ गई है। ओहो, तो ये वंशानुगत चल रही है। तो ये आप देखें कि इस प्रकार की तकलीफ वंशानुगत भी आ जाती है जी। तो अब मैं आपसे जिक्र करूंगा कि आपकी शिक्षा व्यवस्था जो है वो किस तरह से शुरू हुई। मतलब ये दृष्टिबाधिता आपने अनुभव करके शिक्षा शुरू की या शिक्षा व्यवस्था नॉर्मल आपकी हुई? शिक्षा व्यवस्था तो जैसे 1 फुट तक तो मेरे को दिखाई देता था जी। 1 फुट तक अपना काम कर लेता था, काम निकाल लेता। हाँ जी। इसके कारण मैंने आगे मतलब 1 फुट तक दिखता ग्रेजुएशन कर ली मैंने जी। तो वो भी मिल जाता था, राइटर भी मिल जाता था जी। कभी ज़्यादा दिक्कत आती तो राइटर ले लेता था। हाँ जी। और नहीं तो ऐसे ही अपने 1 फुट के अपना काम निकाला है, काम BA ग्रेजुएशन करी मैंने जी। जी। और उसके बाद से मतलब कैसा क्या अनुभव किया? रोजगार BA करने के बाद जल्दी ही मिल गया या कुछ उसके लिए लंबा समय? रोजगार करने के बाद कम से कम भी बहुत डॉक्टरों के पास भी दिखाया मैंने, सब जगह आंखें चेक कराने के लिए बहुत गया। यहाँ से दिल्ली भी गया, मुंबई भी गया, गुजरात भी गया, चेन्नई भी गया, हैदराबाद भी गया, लेकिन सब ने यही कहा भाई अपना मोटा काम देख ले। तो मोटा काम ठीक है, अपने घर बैठेगा तो निराश होके फिर वो रोजगार कार्यालय की तरफ से सन 2002 में सन 2002 में रोजगार कार्यालय की तरफ से कार्ड निकला। वहाँ चंडीगढ़ में जी। खुली भर्ती थी, हाँ जी। अनाउंसर की पोस्ट थी और भी कई पोस्ट थी, उनके सबके कार्ड निकले थे। तो मैं वहाँ चला गया था इंटरव्यू वास्ते, तो उसमें मेरा परमात्मा ने मतलब वो करवा दिया। उसके कारण मैं अनाउंसर के पद पे भर्ती हूँ। अब इसके अब थोड़ा प्रमोशन हुआ है तो मैं लिपिक के पद पर कार्यरत हूँ। तो श्रोताओं, जैसा कि आपको लगा भी होगा, पवन जी से हमने बातचीत की है। एक बच्चा जब दृष्टिबाधित हो जाता है तो उसके लिए यूँ मान लो कि एक संसार शून्य की तरह से हो जाता है शुरुआती दौर में। तो पवन जी के साथ कुछ स्थितियां अलग हैं कि इनको दृष्टिबाधित जो हुए ये थोड़ा सा बाद में हुए। तो बचपन से इनको दिक्कत नहीं आई ऐसी,
लेकिन बाद में जैसे जैसे इनकी समस्याएं बढ़ने लगी और एक दौर में ऐसा रहा कि इनको मतलब आज ये पूर्ण रूप से दृष्टि बाधित हो गए हैं, दृष्टि नहीं है। तो हम ये समझें कि सरकार कितना क्या इस चीज़ को ध्यान देती है। एक सामान्य बच्चों के लिए स्वास्थ्य केंद्र, उनके लिए पार्क वगैरह खेलने के लिए, बूढ़ों के लिए भी कुछ इस तरह की व्यवस्थाएं, कुछ व्यायामशाला, कुछ इस तरह के व्यवस्थाएं रहती हैं। तो हम मेन जो फोकस होता है हमारा शिक्षा का, शिक्षा के क्षेत्र में हम ये देखते हैं कि मैंने लगभग बहुत लंबा मेरा एक सर्वे रहा है, क्योंकि मैं जन्म से दृष्टिबाधित हूँ। मैंने साथियों से मतलब सुना है, देखा है, समझा है और जिया है कि अपने जो प्राथमिक स्कूल होते हैं उनमें कोई ऐसी व्यवस्था नहीं होती कि आसपास के मोहल्ले का कोई दृष्टिबाधित बच्चा जाए तो वहाँ शिक्षक ये कहे कि आसानी से ये पढ़ सकता है, मैं इसको अच्छे से सभी विषय पढ़ा सकता हूँ। तो सरकार ने जैसे ध्यान दिया है, वो कुछ स्पेशल टीचर भर्ती किए हैं। स्पेशल बीएड एक कोर्स होता है जो नॉर्मल आदमी कर सकता है और उसके बाद वो लग जाते हैं। तो अमूमन समस्या उनमें ये आई कि उनको खुद भी अच्छे से ब्रेल लिपि वगैरह वो परफेक्ट नहीं रहते। कुछ ही लोग उसमें उस चीज़ को बनाए रख पाते हैं और बहुत सारे मतलब मुझे ऐसे लोग मिले जिन्होंने ब्रेल लिपि नहीं सीखी। तो क्या आपने ब्रेल लिपि सीखी पवन जी? ब्रेल लिपि की आवश्यकता ही नहीं पड़ी सीखने के लिए। हाँ तो कहा ना, मेरे को तो राइटर मिल जाता था, जी, मैं तो पढ़ता था, राइटर मिलता था। तो ब्रेल लिपि के बारे में इतनी वो मेरे को महसूस नहीं हुई। और हाँ, ब्रेल लिपि बहुत महसूस नहीं हुई, या यूँ मान लें कि आपके पास क्या संसाधन जुटा पाए? संसाधन भी नहीं थे मेरे पास। कोई स्कूल कॉलेज में गए तो कहीं कोई यहाँ ऐसा में मिला कुछ नहीं ना कि भी जिसने नहीं था। आपको ये कहा हो कि आप ब्रेल लिपि सीख के और अपने कुछ नोट्स वगैरह बना सकते हो, कुछ अपनी मेमोरी को सेव कर सकते हो, सहेज सकते हो लिख के। तो ऐसा कुछ माहौल भी तो नहीं मिला नहीं, ना? ऐसा माहौल भी नहीं था, ना कोई गाइड करने वाला था, ना कोई हाथ पकड़ के चलने वाला था। आपने बस अपनी परिस्थिति के परमात्मा ने दिया, हमने ले लिया, बस तो परमात्मा का दिन। श्रोताओं, पवन जी की जो दिनचर्या है, जो इनके जीवन में घटा है, उससे हमने ये जानने का प्रयास किया और ये सामने भी आ गई निकल के बाद कि भी ऐसी कोई व्यवस्था इनको मिली नहीं, कोई कॉलेज में नहीं मिली, कोई स्कूल में नहीं मिली। क्योंकि इतना आभास तो इनको था शुरू से ही कि दिक्कत मुझे है, और ये दिक्कत संभवतः एकदम से नहीं हुई, धीरे धीरे बढ़ी है। धीरे धीरे बढ़ी। तो यदि ऐसी व्यवस्थाएं किसी स्कूल कॉलेज में होती तो मिलती है। कोई जिले के एक स्कूल में ऐसी व्यवस्था कर दी गई, वहीं से कोई शिक्षक कहीं जाता हो, कोई महीना में, 15 दिन में, सप्ताह में, तो एक सप्ताह में तो कोई शिक्षक किसी को कुछ इतना नहीं पढ़ा सकता जो कि ज़रूरत होती है एक स्पेशल टीचर की। तो सरकार इस ओर ध्यान दे। और जब एक दृष्टिबाधित जिसको पढ़ने की व्यवस्था नहीं मिली, नौकरी लगने की उम्र भी चली गई, उसके बाद भी कुछ ऐसा होना चाहिए कि उनके मनोरंजन के लिए वो एक समाज के साथ तालमेल बैठा के कुछ कर सकें, उनके कुछ छोटे मोटे रोजगार की व्यवस्था। बहुत सारे बच्चे जो हैं जो ब्रेल सीखी, पढ़ भी लिए, लेकिन उसके बाद सरकार ने कोई ऐसी व्यवस्थाएं नहीं कर रखी। रोजगार के लिए कोटा मात्र दे दिया। जो लोग अवेयर होते हैं, जिनके पेरेंट्स अवेयर होते हैं, जो बच्चे अवेयर हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, वो तो अपनी जगह कहीं ना कहीं गिर पड़ के बना लेते हैं। लेकिन कॉमन तौर पे ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है। ऐसी शिक्षा व्यवस्था में कोई ऐसा स्थान अभी तक मुझे नहीं लगता कि सरकार के बहुत अधिक प्रयास ऐसे हुए हों। तो मैं सरकार का भी ध्यान चाहूँगा और जनता का भी ये ध्यान चाहूँगा कि जनता भी इस तरह की वीडियो को सुने और जनता के नुमाइंदों को भी अवेयर करे कि वो भी इस तरह की चीज़ों को जाने और दृष्टिबाधितों को भी मुख्य धारा में लाने के लिए एक बड़े तौर पे जो प्रयास किए जाने चाहिए। इसमें जो खामी आई मेन तौर पे आज मैं जो परिदृश्य को देखता हूँ, क्योंकि मैंने MA, MPhil, PH, BEd, CTET, HTET क्लियर किए हैं, ये मैं अपनी उपलब्धियाँ मतलब किसी को इम्प्रेस करने के लिए वैसे नहीं बता रहा हूँ, प्रेरणा के लिए बता रहा हूँ, लेकिन संघर्ष बहुत किए हैं। तो उसमें ये रहना चाहिए कि जब आज किसी चपरासी की पोस्ट के लिए भी एक टेस्ट रखा गया है, उसमें मैथमेटिक्स, साइंस और सभी प्रकार के प्रश्न ऐसे ऐसे पूछे जाते हैं, तो वो जो प्रश्न हैं वो दृष्टिबाधित को पहले उनके लिए तैयारी भी तो करवाई जाए। दृष्टिबाधित बच्चे को भी अच्छे से साइंस पढ़ाया जाए, मैथ पढ़ाया जाए। ये एक सरकार से गुहार है, ये जनता में जागरूकता के लिए मैं आपके सामने ये वीडियो बना रहा हूँ और ऐसे मेरे साथियों से मिलवा रहा हूँ। तो पवन जी, आपको लगा कि कहीं सरकार की ऐसी कोई व्यवस्था है? मान लो आपको तो कुछ दिखता रहा लास्ट तक, लेकिन यदि कोई पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित होता तो कोई मैथ या साइंस पढ़ सकता था? नहीं, डिस्ट्रिक्ट वाइज होनी चाहिए, ऐसी व्यवस्था बननी चाहिए। जैसे मान लो जी, अब हम ही हैं, अब बहुत गिर पड़ के हमने अपनी ग्रेजुएशन करी है।
और इस तरह से ब्रेल लिपि सीखा हुआ होता तो मैं पराधीन थोड़ी होता, बिल्कुल। अपने बेस पर रहता। बिल्कुल नहीं, तो ये चीजें हैं पवन जी। और जैसे लेकिन यहाँ मान लो व्यवस्था नहीं है, परीक्षा डिस्ट्रिक्ट वाइज व्यवस्था होनी भी चाहिए। आज सरकार ने ऐसी नहीं कर रखी, जो संसाधन ही नहीं दे रखे हम्म। दृष्टिबाधित समाज के लिए। कोई ऐसा ट्रेनिंग सेंटर नहीं है, कोई ऐसी आईटीआई में कोई व्यवस्था नहीं की कि कोई एक ट्रेड भी ऐसा हो जिसको दृष्टिबाधितों के लिए रखा जाए कि इस ट्रेड में दृष्टिबाधित भी आके एडमिशन ले सके। कोई ऐसा मतलब अपना जो साइंस की या टेक्नोलॉजी की कोई पढ़ाई के केंद्र ऐसे नहीं है जिनमें ऐसे इक्विपमेंट रखे जाएं, ऐसी कोई जागरूकता बच्चे के पास शुरू से प्रयोगशालाओं में, जैसे कि लेबोरेटरी छोटी मोटी बनाई होती हैं, लैब, साइंस लैब वगैरह, ज्योग्राफी लैब वगैरह, उनमें कुछ इक्विपमेंट्स ऐसे हों जिसमें दृष्टिबाधित भी उनकी मदद से कुछ कर सके, कुछ सीख सके। तो पीड़ा हमारी यही है इस लुई ब्रेल जयंती पे कि एक ऐसी समृद्ध भाषा लुई ब्रेल ने हमें दी, तो सरकार भी और व्यवस्थाएं ऐसी करे, जो समाज सुधारक हैं वो भी आगे आए, जो हमारे लीडर्स हैं, पॉलिटिकल नेता हैं, जो एमपी एमएलए हैं, वो भी जागें, उनको भी जनता जगाए कि इस तबके के लिए भी आप कुछ तो करो, जागरूकता समाज में लाओ। जिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अब तक 40-50 की उम्र में मुझे मिलते हैं कि उन्हें कहते हैं पढ़े ही नहीं, क्योंकि पढ़ाने वाला कोई मिला ही नहीं जिसने बताया नहीं। कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं कि हमने अपने बच्चों को दिल्ली, देहरादून या कहीं और भेजने के लिए किसी ने कहा तो भेजा नहीं, क्योंकि हमें यूँ लगता था कि हमारे कलेजे के नीचे से हम बच्चे को नहीं निकाल पाए। तो आज मैं देखता हूँ उनकी स्थिति बड़ी दयनीय है, क्योंकि आर्थिक व्यवस्था उन परिवारों की चरमराई हुई है। और वो बच्चे यूँ समझ लो कि सर्दी का दिन होता है तो अंदर से बाहर धूप में बैठा दिया, धूप से अंदर ले जाके बैठा दिया, नहाना धोना तक उनको अच्छे से नहीं सिखाया। तो ये एक बहुत बड़ा पीड़ा का विषय है, और ये पीड़ा कम से कम ऐसे अवसर पर समाज के सामने पहुँचे, एक दिन तो कम से कम हम अपनी बात कह सकें। इस दिन को मैंने पवन जी इसीलिए चुना था। तो आपको क्या लगता है, ऐसे प्रयास समाज में होने चाहिए? हाँ बिल्कुल होने चाहिए, ऐसे प्रयास होने चाहिए। जैसे कोई बहुत से है उसके बेस नहीं मिलता, किसी भी बच्चे जैसा ब्लाइंड है वो अब ऐसे कौन निकाल के लेके जाए, ब्लाइंड है ठीक है, घर में पड़ा है ठीक है, कर लेगा, रह जाएगा, रोटी में रोटी खा लेगा, कपड़े पहन लेगा, तो कोई अवेयरनेस है नहीं। आप तो थोड़ा बहुत कुछ आप जैसे जब खड़े हुए हैं ना, तो इसके कारण थोड़ा बहुत चालू हुआ है कि अम्बाड़ा जाके, पानीपत जाके पढ़ाई करना चालू हुआ है, देहरादून जाके। लेकिन जब हम थे उस समय तो कोई ऐसा हमें कुछ ऐसा आधार मिला ही आगे बढ़ने के लिए। तो श्रोताओ, आपको कैसा लगा कि देखो सब अपना मन दुख दर्द सुना देते हैं, लेकिन कोई ऐसे भी होते हैं जो किसी का दुख दर्द सुनते हैं, महसूस करते हैं, और उस दुख दर्द को कुछ कम किया जाए, कुछ बांट लिया जाए। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो हमें भी मिले, जिन्होंने कभी हमें भी मार्गदर्शन किया, हम यहाँ तक पहुँचे, और भी हमारे साथी पीछे छूट गए। उनके लिए हम ये प्रयास कर रहे हैं कि वो भी आगे बढ़ें, उनके पेरेंट्स को भी जागरूक किया जाए, और साइंस, मैथ आदि टेक्निकल विषय, तकनीकी शिक्षा की तरफ भी दृष्टिबाधित जा सके। इसके लिए हम एक मुहिम चला रहे हैं, और उसकी शुरुआत हमने की हुई है। तो श्रोताओं, आप भी उसमें पूर्ण सहयोग निभाएंगे, ऐसा हमें पूर्ण आशा है। पुनः पवन जी, आपका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहता हूँ मैं। जी, एक छोटी सी प्रार्थना। जैसे हम ब्लाइंड हैं, हम जैसे मान लो ब्लाइंड दृष्टिबाधित जितने भी व्यक्ति हैं जी, अब जो सरकार जो पेंशन देती है, आम जो विडो है या और कोई हेल्पलेस जैसे उनके बराबर देती है जी। तो उनसे जो दृष्टिबाधित जो व्यक्ति होता है उनका गुजर बसर नहीं होता। पहले क्या था, पहले वाली सरकारें तो उनका अलग देती थी, और दृष्टिबाधित जो विकलांग दिव्यांग होते थे ना, उनका अलग से देती थी। तो हम तो प्रार्थना करते हैं भाई सरकार से कि अलग से कुछ अलग से दिया जाए हम दृष्टिबाधित दिव्यांगों को। आपका कहने का भाव है कि दृष्टिबाधित की समस्याएं बहुत अलग हैं, क्योंकि वो कहीं भी यदि जाना है उसको, मान लो कि अपने इलाज के लिए जाना है हॉस्पिटल, तो एक सामान्य आदमी, एक सामान्य वृद्ध व्यक्ति तो ये कर सकता है कि रोड पे जाएगा, एक 10 रुपए वाला ऑटो लेके और हॉस्पिटल तक वो ऑटो पकड़ के चला जाएगा, आते समय भी ऐसा हो जाएगा। लेकिन एक दृष्टिबाधित के साथ पहले तो उसको कोई आदमी साथ में चाहिए, हेल्पर चाहिए, या फिर उसको साधन ऐसा चाहिए जो घर से बैठा के लाए, घर ही छोड़ दे। तो उसके लिए उसको यूँ समझ लो कि कितने ही गुना, मतलब कम से कम 10 से 20 गुना खर्चा उसका हो जाता है उसी काम में जी। जिसके लिए कि 10 या 20 रुपए में, 30 रुपए में, 50 रुपए में नॉर्मल आदमी कर सकता है,
वो ही खर्चा एक दृष्टिबाधित के लिए हो जाता है कि कम से कम 200-400 रुपये तक पहुंच जाता है। तो पवन जी का ये सुझाव था। तो ये मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि श्रोता सुनेंगे और आगे से आगे इस चीज़ को इतना साझा करेंगे कि ऊपर तक ये बात जाए, सरकार ये बात सुने और इम्प्लीमेंट में लाए। तो यही मेरा मुख्य भाव था कि एक दृष्टिबाधित जीवन के सभी क्षेत्रों में विकास करे, उसके लिए सरकार सोचे, ये सुनिश्चित करे। केवल एक मतलब वृद्धावस्था पेंशन है उसके बराबर पेंशन दे के अपना पल्ला ना झाड़ ले कि इससे ये काम पूर्ण हो गया, क्योंकि उसकी समस्याएं बहुत अलग हैं। वो कदम कदम पर किसी पर निर्भर है, इसलिए वो उसको खर्चा भी थोड़ा ज़्यादा चाहिए, उसमें भी इजाफा होना चाहिए। और भी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, स्वास्थ्य के लिए भी अलग से व्यवस्थाएं होनी चाहिए और देखभाल होनी चाहिए। उनकी प्रॉपर एक काउंसलिंग होनी चाहिए, नंबर लेके उनसे डायरेक्ट भी संपर्क करना चाहिए। जैसे आंगनबाड़ी है और विभाग हैं जो ये रोल निभा सकते हैं कि उनके स्वास्थ्य की समय समय पे जांच होनी चाहिए कि वो छोटी मोटी चीज़ों के लिए तो हॉस्पिटल जा ही नहीं पाता, क्योंकि अक्सर तो पेरेंट्स जो कहते हैं अरे छोटा मोटा है ठीक है क्या करेगा, चीज़ भी खरीद के नहीं ला सकता अपनी तरफ से वो ये माने। तो श्रोताओं का पुनः हृदय से आभार। फिर मिलते हैं इसी कड़ी में। जय लुई ब्रेल। नमस्कार। नमस्कार।